टीआरएस एक ही है और आपका नाम ऐसा है ना, तेलंगाना का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके लीडर राहुल गांधी ने उनको इसलिए अध्यक्ष बनाया तेलंगाना का क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस से आए थे। तो राहुल गांधी ये चाहते हैं कि एक दरवाजा खुला रहे, अगर कभी बुरा वक्त आ जाए तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए वो खुद जानते हैं कि ये इनका अध्यक्ष आरएसएस, बीजेपी, फिर टीडीपी, उसके बाद अब कांग्रेस में आया है। तो ये सब इनका जो इनकी जो हिस्ट्री है वो वाकिफ है राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस के नेता, इसलिए उनको बनाया गया है। और जो आरएसएस से खुद आता है, जो बीजेपी में था, वो आकर अगर हमको उंगली उठाएगा तो गलत है। वो खुद बीजेपी आरएसएस के हैं और इनके लीडर जानते हैं इनका बैकग्राउंड क्या है। आज भी उनके ताल्लुकात बीजेपी आरएसएस में है, तेलंगाना के अध्यक्ष के। सर, मैनिफेस्टो जो टीआरएस का हुआ है, तो आपने देखा था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए, और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खास तौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा। तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है, उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा, तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3000 से शुरू होगा और 5 साल में 5000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा, उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर जीएचएमसी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4000 रुपये से 5 साल में 6000 रुपये हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात किए हैं, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी। और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता, खास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो
दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारामद साबित होगा और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फर्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो अवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये इससे केसीआर को दोबारा अवाम उनको अपनी मोहब्बतों से भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएगी। सर, कल एक ओल्ड सिटी में प्रोटेस्ट हुआ जिसमें ये कहा गया कि पीसीसी प्रेसिडेंट और कांग्रेस में कुछ हिंदू ओल्ड सिटी में हिंदू लोगों को टिकट दिया गया, उसके एवज में प्रोटेस्ट हुआ। ये कहा गया कि ये बात साबित हो गई कि जो रेवंत रेड्डी असद भाई बोलते हैं वो वाकई में असद भाई बोलते हैं, दोनों का ज्वाइनिंग हैंड है। इसीलिए ओल्ड सिटी में हिंदू लोगों को टिकट दिया है कांग्रेस ने। इस तरह का उतले भी जलाए हुए, क्या कहना आपका? रेवंत रेड्डी से आपने हाथ मिलाया प्रोटेस्ट। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अभी उनके नेता आने वाले हैं दिल्ली से, 3-4 दिन तेलंगाना में गुजारने वाले हैं। वो तेलंगाना की जो डेवलपमेंट हुआ वो भी देखकर उनकी आंख खुल जाएगी कि अमेठी में जो नहीं हुआ वो तेलंगाना में 9 साल में हो गया। माने अमेठी में आप लोगों की 40 साल की विरासत जो आप हार गए, वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ। कई प्रधानमंत्री थे, वो जब तेलंगाना में चलेंगे तो उनको दिखेगा कालेश्वरम का पानी, उनको दिखेंगे ब्लू पानी के टांकियां, पाइप वाटर, डेवलपमेंट दिखेगा। तो हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि भैया आप लोग बैठकर, वो उनसे हमारी अपील है कि अपनी पार्टी में बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी है क्या। एक तरफ कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी, ओवैसी बी टीम, इतना ही चलेगा। अब इनको जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आ जाओ मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, तुमको हम इज्जत से नवाजेंगे। अब तुम्हारी पार्टी में तुम्हारी इज्जत नहीं है, और हम इससे एक बात साबित हो गई कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है देने के लिए, और इलेक्शन में कोई भी लड़े, हम तो बोल चुके हैं उनको लड़ाओ ना भाई। तो इससे बात ये साबित हो रही है। आप कितने सीट्स पे कॉन्टेस्ट करने वाले हैं? अभी ठहरिए ना मैडम, जल्दी क्या है, बोलेंगे आपको जल्द से जल्द बता देंगे। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में एक बात कही है। हाँ, नहीं, आचार संहिता जरूर लागू हो गई है, मगर तेलंगाना के इलेक्शन का नहीं, तेलंगाना के इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी आना है ना। सबर का फल मीठा होता है। ना देर कोई नहीं है, कोई देर नहीं। आप आज की देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी तेलंगाना की हो जो इलेक्शन लड़ रही है, उसमें एमआईएम पार्टी वाहिद पार्टी है जो चुनाव के खत्म होने के बाद से ही इलेक्शन मोड में अवाम और जनता के दरमियान रहकर हमारे पार्टी के मेंबर्स काम करते आते हैं और काम कर रहे हैं। और ये हम पूरी उम्मीद है कि अवाम हमारे साथ है और रहेगी। सवाल सीटों का है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? अरे अभी टाइम है ना, क्यों? हाँ, पिछली बार जितनी सीटों पे लड़े थे जितनी सीटों पर हम लड़ने वाले हैं आपको बता दिया जाएगा, आवाम को बता दे। हम जाना है, हमको बताएंगे आप। अच्छा, यहाँ का नहीं बताना है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बताएंगे। राजस्थान में तो 3 ऐलान कर चुके हैं। अब ये जमील साहब से पूछिए जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे। मध्य प्रदेश में नहीं, वो भी मध्य प्रदेश में वहाँ के कोर कमेटी के लोग, ये लोग मिनाज साहब। नहीं भाई, देखिए, अगर एएनआई की पॉलिसी हो या किसी अखबार की पॉलिसी हो, क्या करना है स्टेट में, हैदराबाद में, यकीनन ऊपर से तो ऑर्डर आता है आपको, मगर आप भी तो थोड़ा इंडिपेंडेंट है ना, तो वो भी इंडिपेंडेंट है।
सर इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है गाजा में। रेवंत रेड्डी जी का खत्म कर देंगे। हाँ खत्म, उनको खत्म करेंगे आप। उनका इशू खत्म करते हैं। रेवंत रेड्डी जी ने हाल ही में एक बात कही और उन्होंने कहा कि वो इनवाइट भी करेंगे कि आसिफ साहब चाहे तो आए और मैं उनको ले जाऊंगा और इंडिया की जो उनका गठबंधन है उन लोगों से बात करवाऊंगा अगर वो हमारी टीम में आना चाहे तो। अरे ये हैदराबाद में कहावत है, घड़ी में ताशा घड़ी में माशा। अरे कभी गाली दे रहे, कभी बोल रहे मेरे साथ आ जाओ। कितना कंफ्यूजन है भाई तुम्हारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। कभी मोहब्बत के दावे तो कभी पीठ में खंजर घोंपने की बात होती है। अब क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप डिसाइड कर लो भैया। आप बोल रहे कभी हम साथ लेके जाएंगे, कभी बोल रहे नहीं ये तो मिले हुए हैं, फिर जिसको टिकट नहीं बोल रहा वो मेरे को दूल्हा बना दे रहा है। मेरे को ये तो इससे टोटल कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी उस पार्टी में है और तेलंगाना की आवाम देख रही है उसको। आप जाने को तैयार हैं? हाँ मैं हाँ नहीं कई जगह आपने पे अपनी मत जाहिर की, उसके बाद आप पे आरोप लग रहा है कि फिलिस्तीन इजराइल के मसले को आप सियासी रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे उस वक्त भी जब आप लोगों ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि कहीं आप ये सवाल चुनाव को सामने देखकर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। आप नाराज हो गए आप लोग। बोले ठीक है आप पूछिए, बिल्कुल आप आजाद हैं, सहाफी आजाद है, हम जवाब दिए। मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था फलस्तीन के बारे में? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ये अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या हमने सॉलिडेरिटी का स्टैंप नहीं इशू किया था? और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, ये कांग्रेस ने किया था ये। तो अब जब वहां पर हम सॉलिडेरिटी उनसे दी और हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो लेटर लिखा और फिर एमईए का स्पोक्स पर्सन बोल दिया कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड वी आर फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 साल में एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। सुषमा स्वराज जब वहां गई थी इजराइल को, तो वो यहां गए थे, गाजा में गए थे, फिर महमूद अब्बास आए यहां पर। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं। और इजराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। आप उनको, वो तो ओपन एयर प्रिजन है, गाजा 16 साल से ओपन एयर प्रिजन है। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पूरे एरिया में, जिसको हम इंडियंस बोलते हैं वेस्ट एशिया? उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? हमारा तेल आता है वहां से, हमारे भारत के लोग इन तमाम अतराफ के कंट्रीज में काम करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं, इसको चुनाव का मुद्दा कहाँ है ये? सर रोकने की तो दूर की बात है, मगर अभी तो ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है इजराइल बोल के। ये इजराइल जो गाजा में और वेस्ट बैंक में, ये इजराइल ऑक्यूपायर है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है और इंटरनेशनल लॉ के तहत
ये जो कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को, वो वॉर क्राइम है, वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। आप उन पे मार रहे हैं उन लोगों को, उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को दे रहे हैं, 22 लाख की जनता को, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। कैसे खामोश बैठ रहे हैं आप? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। कितने कितने साल से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है मालूम आपको? 80-85 साल से उस जगह पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। वो कैसा रह रहे हैं, कभी अंदाजा भी करिए आप उन लोगों को। उनके बच्चों को वीजा मिलता, बाहर नहीं जा सकते। काम करना है तो उनको, अरे भाई कोविड के दरमियान में जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में थे, उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन 16 साल से गाजा में है। 16 साल से गाजा में है, तो कौन से इंसानियत के मजारे किए जा रहे हैं? देख नहीं, दुनिया देख नहीं रही है कि मासूम बच्चे बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें मर रहे हैं। अस्पताल का डॉक्टर रो रहा है कि इलाज करने का देखता है कि अपनी माँ और बाप उसके मरे हुए हैं वहां पर। तो ये तो इंसानियत का मसला है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको रुकाइए, आप इसको रुकाइए, ये गलत हो रहा है। हाँ, गुलाबी गाड़ी का स्टीयरिंग हरा है। गुलाबी गाड़ी का स्टीयरिंग हरा नहीं, मेरी गाड़ी अलग है। मेरी गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, उनकी गाड़ी उनकी मुबारक। मगर पंजा कौन पकड़ा हुआ है? आरएसएस वाला पंजा पकड़ा हुआ है, बीजेपी से आने वाला पंजा पकड़ा हुआ है। ये बात सोचने की है। सर सर गाजा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया, जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे, आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है? बोलिए ना आप लोग। आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। आपके टीवी के एंकर्स को बोलना चाहिए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको ऑक्यूपायर से, वहां पर जो ऑक्यूपायर इजराइल? सर संगीत सोम ने एक बात कही है कि एएमयू में जो पढ़ाया जा रहा है वो आतंकवाद वो एक काम करिए, उनको जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाके उनके अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना, जो वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना वो ये सब, जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ में होगा बेचारा, पेट में दर्द है उसको। सर शरद पवार जी भी आप जो लाइन्स बोल रहे हैं उसी लाइन्स पे बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है वो पाकिस्तान का है। नहीं, देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं। ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है, फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से। ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये फैक्ट है, इसको आप इन्हों बोले उन्हें मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप प्राइम मिनिस्टर साहब पिछली बार आम तौर पे ट्वीट करके कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप उसके बाद एमईए का स्टेटमेंट भी आया, एमईए का स्टेटमेंट भी आया। और ये क्यों हो रहा है? अगर ऑस्लो एग्रीमेंट जो आप बोले थे कि 5 साल में इजराइल पैलेस्टीन एक कंट्री बन जाएगा, 30 साल हो गए, क्यों नहीं बना रहे आपका इजराइल पैलेस्टाइन को? आप पैलेस्टाइन को बनाइए, सब खत्म हो जाता, वायलेंस खत्म हो जाता। आप यूक्रेन में जाते हैं, हाँ यूक्रेन में जाते हैं तो वहां पर आपको यूक्रेन में हमला हो रहा, तो आप पूरी यूक्रेन की मदद करते हथियारों से। रशिया यूक्रेन में इन्वेड करता है तो पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन सब जाते हैं, हथियार देते हैं यूक्रेन को।
क्यों देते हैं हथियार? क्योंकि रशिया ने वहां इन्वेजन किया, ऑक्यूपायर है रशिया वहां पे। तो यहां पर इजराइल 75-80 साल से ऑक्यूपायर है पैलेस्टीनियन लैंड्स का। यूक्रेन में करे तो बहुत अच्छा, और यहां पर आप बोलते नहीं है। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है पैलेस्टीनियंस को, ये वॉर क्राइम है। ये वायलेंस को कोई सपोर्ट नहीं करता है, मगर अगर पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाता तो ये सब वायलेंस होता ही नहीं था ना। ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, यासिर अरफात खड़े हुए हैं, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए हैं, जो भी थे। अब क्या हो गया, 30 साल हो गए। तो समाजवादी पार्टी के हसन साहब ने भी बात कही। मैं किसी पार्टी जो मेरी पार्टी के नहीं है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। लेकिन जो उनसे पूछ लीजिए। मैं मेरी पार्टी की तरफ से मैं बोलूंगा या मेरे जो स्पोक्स पर्सन है वो बोलेंगे? नहीं, अलीगढ़ में जो कुछ नहीं, वो बोलेंगे, वो बोलेंगे। नहीं, वो तो मैं बोल दिया ना, मैं बोल दिया। वो आदमी हारा हुआ है, गम में है और बकवास बक रहा है। उनको चाहिए कि जाकर अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को बोलिए, लिख कर दीजिए। ये तो समाजवादी पार्टी के वो हसन साहब क्या बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं क्यों जवाब दूंगा उनका। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो एसपी के लीडर है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना हिंदू महासभा की डिमांड पे, जिन्ना की वजह से नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? इस देश का पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। और उस वक्त जितने भी नेता थे वो सब जिम्मेदार। मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़ेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, पढ़िए। उसमें मौलाना आजाद खून के आंसू हुए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के पास गए कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, मौलाना आजाद ने कहा था। अगर इंडिया की तरफ से बुलावा आता, जिस तरह से रेवंत जी ने बोला, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? मतलब आपकी तरफ से क्या रहेगा? अरे मैडम देखिए, ये क्या मैं एक इतना बेचैन और बेताब हूं कि आप मेरे को गाली भी देंगे, मेरे को क्या क्या नहीं बोलते ये लोग। कोई डिक्शनरी में कोई अल्फाज बचे हैं जो उन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए, मगर इतनी गालियां, इतना झूठ इल्जाम लगाते हैं। वो तेलंगाना की जनता देख रही है, भारत की जनता देख रही है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह और ये आवाम उन इन तमाम बातों का जवाब देंगे। पहले तो आप बोलते कि मैं वो ऐसा बोलते, फिर आप ये कितना इससे एक बात मालूम हो रही कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी में अटर कंफ्यूजन है। सर, जो 6 डिक्लेरेशन है कांग्रेस के, वो डिक्लेरेशंस को आपके जो सपोर्ट अलाई पार्टी है, वो कविता जी कहते हैं कि वो टिश्यू पेपर है। फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूं, दूसरे पार्टी के जिम्मेदार अगर बोल रहे हैं तो वो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, वो समझा सकेंगे आपको। Sir, you're talking about, you just said a statement, you're saying that this country's partition shouldn't have happened. It's a fault of the leaders who are supporting this. Do you think there could have been a drastic change if the partition had not happened? See, historically this was one country. Unfortunately, it was divided. It should not have happened. This is what I can say. But if you want, arrange a debate, I'll tell you who's responsible. Who's responsible for the division of this country? One should read the book written by Maulana Abul Kalam Azad, India Wins Freedom, and see with what pain he has written in that book, and who's responsible, how he went from one leader of Congress to another leader of Congress to third and fourth leaders, pleading with them, don't accept this proposal of partition. It is not me, it is Maulana Azad. It is all the Islamic scholars of that time who opposed the two-nation theory. They were also very heartbroken. Whom do you think, sir, who are responsible? Well, it's a long story. It will take, I cannot give a one-line answer for a historical mistake that was committed at that time. Sir, what would you like to state on Congress manifesto? Yesterday, BRS manifesto released, you have supported it. No, see, the question is, you have a government of TRS or a BRS now for last 9 years. They have delivered
on certain promises which they had made to the people of Telangana. Number one, we don't have a problem of electricity. Clean drinking pipe water is available. The lakhs and lakhs of acres of land has been irrigated. We are producing rice as equal to Punjab also now. Second highest fish producer. Hyderabad surrounding area has become an hub of IT. You have Amazon, Facebook building their offices in Hyderabad. Hyderabad has been peaceful. There has been no communal riot, mashallah. So people, and then certain promises of 2 BHK also have been given. Now, when people see that yes, in last 9 years, there is a continuation of development, progress, peace and prosperity. And when the Chief Minister announces that if the people of Telangana make me the Chief Minister for the third time, which I am sure he will become, inshallah, he said that you will get a gas cylinder in 400 rupees. And I am sure the poor people, especially the women folk, would be really happy that if you can, in this day and age where price rise is skyrocketing, people are finding it difficult to even pay fees, or if someone falls ill, they go into debt. 400 a gas cylinder and 400 rupees is a tremendous benefit to the poor people and especially the women people. It includes everyone. It includes people who have a white ration card. Now, Arogya Shri would be increased from 5 lakh to 15 lakh. The biggest cause of poverty in India is when a poor man falls sick or ill. He gets into this cycle of debt. Now, from 5 lakh to 15 lakh, it will benefit those poor people. Thirdly, he has announced a universal insurance scheme for all white ration BPL family card holders. Anyone who dies will get a 5 lakh rupees. Fourthly, Asra pension will be increased to 3,000, and in next 5 years it will be nearly every year 500 rupees would be increased. Within the Greater Hyderabad Municipal Corporation, 1 lakh houses will be constructed. And I'm telling you, the amount of pressure on elected representative of Hyderabad is so much for this 2 BHK housing scheme. I would feel that this is a tremendous thing. If in next 5 years, if we can achieve that 1 lakh houses, it will be the poorest people who will benefit more. Then on BPL card, the present rice which is given is not at all good. I accept that. The government is promising, KCR is promising fine rice. Again, it will benefit the poor people. And then for minority residentials, there are 200 minority residential schools in Telangana. You have more than 130,000 Muslim boys and girls studying in those colleges. Not only minority, but also backward class and scheduled caste and scheduled tribe. All of that, these 200 Timorese minorities junior colleges will be converted into degree colleges. Can you imagine these students continuing their studies after finishing their 12th standard? And they'll be studying free in those reputed degree colleges which will be formed. And then minorities' budget will be increased. Thirdly, the Kisan, the Raitu would get 12,000 per acre, and in the next 5 years it will become 16,000 per acre. 3,000 rupees assistance will be given to poor eligible women. I sit in this office of mine, and not a day passes where I meet more than at least every day 20 to 30 women coming in and saying, "This sir, please help us." So all in all, I feel that this is a manifesto which will really benefit the people of Telangana who are suffering because of high price rise, wrong economic policies of our Prime Minister Narendra Modi. And this has been done keeping in mind all these economic factors, economic challenges which the country and country is facing. So I feel that if the BRS party
takes it in a more aggressive way to the common masses of Telangana people, it will definitely help them. What is wrong? And what is wrong if you see, these are all a disabled pension from 4,000, 6,000. What is the, you whatever, see, and please remember the highest per capita GDP is Telangana. So this government is duty bound to give it back to the people of Telangana for their prosperity, for their upliftment, and every section will progress. on one This side- financial situation of the state, where the CAG also expressed concern that you are using borrowed money to pay loans. Well, you should also read the CAG report which talked about what the Narendra Modi government did. This is a state where it is a progressive state. This is a state which has the highest per capita GDP income. Yes, these challenges would be there, but I'm sure, the political sagacity which KCR has, he will overcome all these. See, he has delivered. I will tell you, I was an MLA twice. And by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and the support of du'as and people, I am a 4-time MP. I have seen power shortage in Hyderabad for every day, 4 hours, 6 hours. There is no load shedding now. I have seen communal rights, there are no communal rights. Civic communities development is ongoing. There is visible development in Hyderabad and in other urban areas of Telangana. Yes, we'll have to focus more on stormwater drains. Because of the climate change and you have a rainfall, there are many areas which get submerged. This is a challenge and an opportunity to do it. But all in all, if you see, there's visible development there. Mission Bhagiratha, Mission Kaleshwaram. And please remember, within Greater Hyderabad Municipal Corporation, construction of 1 lakh more houses. This is what the people want, because there's so much of pressure on elected representatives that we need a 2 BHK. I'm sure that we will, we'll be forcing the government to implement all these promises. I'm sure KCR will do it, because in last 9 years, he has delivered on many of his promises. Some they have not. I accept that, but majority they have done it. So that is why people have this trust factor on the old man KCR. Sir, one side you're saying that yes, KCR and the BRS has been giving its promises and fulfilling its promises. On the other side, the TPCC President Revan Reddy, after BRS manifesto was released yesterday, he committed saying, "Nakal ke liye bhi akal nahi hai unko. KCR should have a retirement as soon as possible." अब ये देखिए ना कि a person who got Telangana despite MIM party also opposing, a person who made his party from a scratch. I was an MLA when KCR resigned as the deputy speaker. I was an MLA when KCR formed his party and won from Siddipet. When Mr. Chandrababu Naidu was the chief minister, having some 180 odd MLAs. A man went nearly into the jaws of death, came back, won an election, and whatever development you are seeing in Telangana is because of what the KCR has done. What did Congress party do, please tell me, in the erstwhile Andhra Pradesh? They were communal rights. Every festival of Muslims or Hindu community were communal rights, or a threat of a communal right. There was load shedding. There was no development. There was no civic amenities where there were plethora of civic amenities. The problems were there. At least those have been fulfilled. And then he talks about old pension scheme. What is wrong in that? He's going to form a committee on OPS. In last 9 years, you can see a continuation of development, progress, prosperity in Telangana. I'm sure people are seeing this. Yes, more needs to be done. More needs to be done, and I'm sure that they will rise up to that challenges and do it. So this talk about he should retire, he should that. I mean, your leader loses an election from their home borough of Amethi. He talks this in this way. What have your party done in the erstwhile Andhra Pradesh when you were in power for many years? From Neelam Sanjeeva Reddy, to various chief ministers, right up to Mr. Kiran Kumar Reddy. In between, you had that Telugu Desam rule of late N.T. Ramarao and Mr. Chandrababu Naidu. Major years were with you. Show me one Congress state
where the minority budget is 2200 crores. Please show me. You are ruling in various states in Rajasthan. What is the budget in Rajasthan minorities? 250 crores. Same amount of population. What have you done? Please tell me. In Karnataka, you have not yet lifted the hijab ban. In Karnataka, you are in power. You are not yet changed that order which BJP passed of not giving reservation to Muslims. So the Congress president should speak in a language whereby he should not disrespect a person by disrespecting KCR, by talking in such unparliamentary language. The people of Telangana are watching. You don't have a CM candidate in front of you, and you have a person who has done everything for Telangana. Yes, there are weaknesses. We have to criticize KCR also, but in this language, by demeaning him, by calling him, in this way, in this language, people of Telangana are watching. They will give a reply in the elections. सर सभी को एमआईएम की लिस्ट का इंतजार है, कब तक जो लिस्ट जारी करेंगे सभी? हाँ जी, मेरे घर में भी इंतजार है। मैनिफेस्टो को क्या कैसा होने वाला है, क्योंकि बीआरएस की जो मैनिफेस्टो उसकी तो आप जारी कर रहे हैं, तो आपकी मैनिफेस्टो में क्या अलग और क्या नया देखेंगे? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम रोज दारुसलाम में हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे से 3 बजे तक बैठते। हमारा मैनिफेस्टो में हम काम कर रहे हमारे एरिया में, हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स, हमें हमारा our work is our identity, that is our manifesto. और मैं आपको बोल रहा हूं, आरटीआई एप्लीकेशन डाल के निकाल के देख लो, जहां से एमआईएम पार्टी के एमएलएस थे, कितना डेवलपमेंट का काम ग्रेटर जीएचएमसी से हुआ, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हुआ। आप निकाल के देख लो कितने शादी मुबारक के चेक्स सबसे ज्यादा अगर बांटे गए तो हमारे एमएलएस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का रिकॉर्ड निकाल के देख लो आप, कितने माइनॉरिटी टेमरिस के स्कूल जूनियर कॉलेजेस है, आप वो देख लो कि हम हर साल गवर्नमेंट आप एमआईएम पार्टी की तरफ से 2005 से हम लोग हर साल 17,000 गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स में वहां बच्चों के एजुकेशन स्कीम, हम बैग्स देते, एग्जाम की फीस देते, उनको प्राइजेस देते। ये हमारा काम है, ये हम ये काम को लेके आवाम के सामने जाएंगे। और तेलंगाना में लोग जानते हैं कि एमआईएम एक गरीबों की, मजलूमों की एक ताकतवर सियासी आवाज है। वो जानते हैं कि पिछले 65 साल की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आज हमको ये मौका मिला है। तो ये सब चीजें हैं। सर एक सवाल ये भी कि अब बीआरएस ने तो अपनी लिस्ट दे दी, अब आप ही अपनी लिस्ट देंगे। हो, मैं बोल रहा हूं ना, दोनों जगहों पर अगर मतलब एक ही जगह पर अगर आपके और बीआरएस के लोग खड़े होंगे तो आपको नहीं, जहां मैं आपको मैडम मैं आपको कई बार कह चुका हूं, जहां पे एमआईएम के कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे वहां पे हम एमआईएम कैंडिडेट्स को कामयाब करेंगे। जहां पे नहीं रहेंगे वहां पर तेलंगाना के अवाम केसीआर को तीसरी मर्तबा अपना मुख्यमंत्री बनाए। नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया, आपको जवाब भी दे दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।